नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर रामेश्वरम शर्मा वरिष्ठ प्रोफेसर और यूनिट प्रमुख है SMS मेडिकल कॉलेज और राज्य कैंसर संस्थान के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में। आपको करीब 30 वर्षों का अनुभव है। आपने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कैंसर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फेलोशिप कैंसर में उपचार प्रशिक्षण किया है और एम्स में कैंसर के लिए प्रशिक्षण लिया है। आपको कई चिकित्सा पुरस्कार मिल चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल पंकज का है, जिनकी उम्र 40 वर्ष है और आंत के कैंसर का इलाज चल रहा है। कीमोथेरेपी के दौरान दर्द बहुत बढ़ जाता है। क्या इस दर्द को कम करने के लिए कोई प्रभावी उपाय है? आंत के कैंसर में कई बार गांठ की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर गांठ का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो वो पेट का दर्द कीमोथेरेपी की वजह से नहीं होता, उस गांठ के कारण जो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं उसकी वजह से होता है। और उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी है हमारे पास, जिसमें कि पेशेंट को हम नथिंग बाई माउथ करते हैं और नथिंग बाई माउथ करके उसको एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं, एनिमा वगैरह लगाते हैं। तो उससे अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाता है, दर्द कम हो जाता है तो ठीक है। साथ ही हम कई तरह के इन्वेस्टिगेशन जैसे सोनोग्राफी, CT स्कैन वगैरह वो करा के हम देख सकते हैं कि और कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। उसके आधार पे फिर हम आगे उसको उपचार देते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल एक महिला दर्शक का है। मैं 51 वर्ष की महिला हूँ और ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करा रही हूँ। क्या मेरी बीमारी का इलाज हो जाने के बाद मुझे भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा फिर से हो सकता है? जी हाँ, पूर्ण सफल इलाज होने के बाद भी कुछ मामलों में ब्रेस्ट कैंसर दोबारा उसी जगह पे आ सकता है जहाँ जिस ब्रेस्ट का इलाज हुआ है, और दूसरे ब्रेस्ट में भी कैंसर आ सकता है। इसमें हम जब इलाज पूर्ण करके संतुष्ट हो जाते हैं कि पेशेंट को अब बीमारी नहीं है, उसके बाद भी हम पेशेंट को फॉलोअप पे बुलाते रहते हैं। फॉलोअप में हम जांचें कराते हैं, अपोजिट ब्रेस्ट की मेमोग्राफी कराते हैं, उसकी सोनोग्राफी कराते हैं, सोनोग्राफी पेट की कराते हैं, एक्सरे चेस्ट कराते हैं, ब्लड पैरामीटर्स करा के हम ये देखते रहते हैं कि क्या कोई इस तरह का कोई साइन है या सिम्टम है, या पेशेंट को पूछते हैं, एग्जामिन करते हैं अपोजिट ब्रेस्ट को कि कोई नई गांठ तो डेवलप नहीं हुई है। इस तरह से हम रेगुलर इंटरवल पे पेशेंट को बुलाते रहते हैं। तो खतरा ज़रूर है, लेकिन बहुत कम मामलों में ऐसा पाया गया है कि पूर्ण सफल इलाज होने के बाद दोबारा कैंसर डेवलप हुआ हो। यानी ब्रेस्ट कैंसर रिलैप्स होने के चांसेस कम रहता है अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। डॉक्टर, कई बार मैंने देखा है ब्रेस्ट कैंसर में एक रिपीटेटिव पैटर्न देखा जाता है। एक तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। अगर घर में किसी महिला को है तो उनके बच्चों में होगा, उनकी बेटियों में होगा, महिलाओं को ज़्यादा होता है। तो जिन महिलाओं की फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर की समस्या है, उन्हें खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिन महिलाओं की मदर, नानी, दादी, इनको अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो जनरल पॉपुलेशन की तुलना में उन महिलाओं को जिनको कि अभी डायग्नोज नहीं हुआ, उनको संभावना रहती है, तो उनको अर्ली एज में जांच करानी चाहिए। एक टेस्ट होता है BRCA1, BRCA2, ये म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, इसकी भी जांच करानी चाहिए। और उसके बाद अर्ली डिटेक्शन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर हम हाई रिस्क पे हैं, कोई लेडी हाई रिस्क पे है, तो उसको अर्ली डिटेक्शन के लिए बार बार जो है एक जनरल पॉपुलेशन की एज से कम एज से ही स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहना चाहिए और डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए कि दोबारा के कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। इस तरह से। तीसरा सवाल है, मैं 62 वर्ष का हूँ और फेफड़े के कैंसर से जूझ रहा हूँ। इससे सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। क्या मुझे इस समस्या से निपटने के लिए कोई विशेष उपाय करना चाहिए? यह सवाल हरिओम ने पूछा है। हरिओम जी, फेफड़े के कैंसर से आप जूझ रहे हो तो आपका फेफड़े का कैंसर या तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होगा या नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा होगा। बेसिकली 2 ब्रॉड तरीके के लंग कैंसर होते हैं। इसमें कई बार बीमारी जब बढ़ी हुई होती है तो फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांस की दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में फेफड़े से पानी निकाल लो तो सांस में राहत मिल जाती है। दूसरी दिक्कत इसलिए हो सकती है कि बीमारी बहुत ज़्यादा हो और मेटास्टेसिस दूसरे लंग में हो तो सांस की तकलीफ होती है। तो उस स्थिति में
आपका सीटी स्कैन और आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह करा के हम देखते हैं कि क्या हम दवा देके, कीमोथेरेपी देके आपको आपकी इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, या आपको पहले से कोई एसोसिएटेड लंग डिजीज़ इसमें है, जैसे अस्थमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या इंटरस्टिशियल पल्मोनरी डिजीज़, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, तो उसमें हम फिर आपको साथ में उसका उपचार भी साथ में देते हैं और उसमें हम उसको राहत देने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने इन्वेस्टिगेशन सारे ले जाके आप चिकित्सक को दिखाएं तो आपकी सांस की तकलीफ काफ़ी कम हो जाएगी। सही समय पर अगर आप परामर्श लेंगे तो आपको इस तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है। चौथा सवाल है, मैं 65 साल का हूं और प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हूं। इस कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी और रेडिएशन में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? ये सवाल दिलीप का है। देखिए दिलीप जी, 65 साल की उम्र में अमूमन इस तरह का कैंसर हो सकता है, और प्रोस्टेट कैंसर में जो रेडिकल ट्रीटमेंट हैं वो दो हैं। एक तो है सर्जरी और दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। ज़्यादातर लोग रेडिएशन थेरेपी प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें सर्जरी के बाद भी कभी मार्जिन पॉजिटिव या कुछ होता है तो रेडियोथेरेपी लेनी पड़ती है। तो हमारे सेटअप्स में रेडियोथेरेपी अगर लोकलाइज्ड है, अगर आपके प्रोस्टेट से बाहर कैंसर नहीं निकला है, तो रेडियोथेरेपी से आपका संपूर्ण इलाज हम कर सकते हैं, और रेडियोथेरेपी से आपकी जो बीमारी है प्रोस्टेट की वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। तो कीमोथेरेपी, इसमें हम कीमोथेरेपी जब यूज़ करते हैं जब आपके बीमारी फैला हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर फैली हुई हो या हार्मोन से रेस्पॉन्सिव नहीं हो, ऐसी कंडीशन में कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। वरना जो मेन थेरेपी हैं दो, एक रेडियोथेरेपी है और दूसरी सर्जरी है। और सर्जरी में भी अगर अर्ली स्टेज है तो रोबोटिक सर्जरी प्रेफरेबल है, जो बड़े सेंटर्स पे उसकी सुविधा उपलब्ध है, तो वहाँ भी संपर्क किया जा सकता है। डॉक्टर, अगर प्रोस्टेट कैंसर की बात की जाए तो पहले प्रोस्टेट कैंसर एक सीमित आयु के बाद होता था। 50 साल 60 साल के बाद पुरुषों में ये बीमारी देखी जाती थी, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में कई युवा ऐसे हैं जिन्हें भी प्रोस्टेट कैंसर से जूझना पड़ रहा है। तो इतनी कम उम्र में ये बीमारी होना पुरुषों में, क्या ये लाइफस्टाइल के कारण बदलाव देखे जा रहे हैं? नहीं, प्रोस्टेट कैंसर लॉन्गेविटी के साथ होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ता है। युवाओं में ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी युवा में या 50 की या 45 की उम्र में भी हमने प्रोस्टेट कैंसर के देखे हैं, लेकिन उनमें थोड़ी हिस्टोलॉजी, जो बेसिक पैथोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा या इस तरह की चीज़ें होती है। जो करेक्टरिस्टिक क्लासिकल प्रोस्टेट कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा है, वो जनरली 55, 60 या 65 साल के बाद ही डेवलप होता है। और इसमें अभी कोई ऐसे तथ्य अभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाए हैं जैसे हम कह सकें कि भाई फला चीज़ खाने से प्रोस्टेट कैंसर कम एज में होता है या फला चीज़ को छोड़ने से ये नहीं होगा। ऐसे साइंटिफिक एविडेंस, लेवल 1 एविडेंस अभी हमारे पास नहीं है। इस दिशा में काम काफ़ी चल रहा है, और प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो स्लोली चलती है, सिम्टम लेस चलती है, धीरे धीरे बढ़ती है, बरसों तक पड़ी रहती है, उसके बाद फिर आगे फैलती है। तो अगर स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे PSA वगैरह है या सोनोग्राफी या रूटीन चेकअप्स में भी कई बार एनलार्ज प्रोस्टेट का पता लग जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि में कैसा पैटर्न है, होमोजीनियस है या कोई नोड्यूल है, तो उसकी हम बायोप्सी कराते हैं, और ऐसी स्थिति में प्रोस्टेट कैंसर को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। आप भी अगर इस तरीके के कोई लक्षण है तो उन्हें नकारे ना और अपना फौरन टेस्ट कराइए, जिससे अर्ली स्टेज पर ही कैंसर को डिटेक्ट करा जा सके। अगला सवाल है, मेरी उम्र 30 वर्ष है, मुझे त्वचा पर एक अनियमित दाग दिखाई दिया है जो कि लालिमा लिए हुए है। उसमें खुजली नहीं है, लेकिन उस जगह पर हल्का दर्द महसूस कर सकती हूँ। क्या यह मैलिग्नेंट मेलानोमा का संकेत हो सकता है? मुझे कौन सी जांच करनी चाहिए? स्मिता की तरफ से सवाल आया है। मैलिग्नेंट मेलानोमा जनरली एग्जिस्टिंग मोल या इस तरह के जो चकत्ते होते हैं उनमें डेवलप होता है धीरे धीरे, लेकिन इसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये ब्लड के थ्रू फैलता है, इसलिए इसके परामर्श में देरी नहीं करनी चाहिए। तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और संपर्क करने के पश्चात ये देखें कि वो कहीं और जगह तो नहीं फैला हुआ है, और इसकी बायोप्सी से ही 100% कन्फर्म होता है कि ये आपको मेलानोमा है या दूसरी कोई बिनाइन स्किन कंडीशन है। लेकिन उसके फीचर्स, उसकी जो गुण अवगुण के आधार पे उसका हम निदान करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके आधार पे हम निदान करते हैं, और 100% कन्फर्मेशन बायोप्सी के बाद ही हो पाता है।
जी, अगला सवाल है, किडनी कैंसर के इलाज में क्या किडनी की कार्यक्षमता में असर पड़ता है? क्या इसमें इलाज के बाद बार बार फॉलोअप कराना पड़ता है? मनीष ने सवाल पूछा है। किडनी कैंसर में अगर अर्ली स्टेज पे किडनी कैंसर का डिटेक्शन कर लिया जावे तो पूरी किडनी निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हिस्सा आप किडनी का निकाल देते हैं और उसकी कार्यक्षमता में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर फैला नहीं है तो पेशेंट क्योर हो जाता है और लंबे समय तक दोबारा बीमारी आने की संभावना उसमें नहीं रहती। लेकिन जैसे ही ये अगर मान लो ट्यूमर बड़ा होता है साइज़ में, तो ब्लड के थ्रू ये लंग्स तक पहुंच जाता है और दूसरे अंगों तक पहुंच जाता है। तो किडनी कैंसर में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सर्जरी, और उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़े तो बाकी उपचार मौजूद हैं। अगला सवाल है, मेरी माताजी को स्किन कैंसर डायग्नोस हुआ है। उनकी उम्र 72 वर्ष है। उन्हें कीमोथेरेपी बताई गई है। क्या इस उम्र में उन्हें इस थेरेपी से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? क्या ठीक होने के बाद वह सामान्य जीवन जी पाएंगी? नरोत्तम ने सवाल पूछा है। आपने ये बताया कि उनको स्किन कैंसर हुआ है, लेकिन कौन सी वैरायटी स्किन कैंसर की है? इसमें लिम्फोमा बेस्ड स्किन कैंसर भी होता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी होता है और बेजल सेल कार्सिनोमा भी होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी माताजी को लिम्फोमा से रिलेटेड ये स्किन लीजन्स हैं जिसके लिए कीमोथेरेपी बताई हुई है। अगर पूरे सावधानी के साथ और पूरे उसमें ध्यान रख के अगर कीमोथेरेपी ली जाए तो 72 साल की उम्र में कीमोथेरेपी दी जाती है, और जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। बीच बीच में ब्लड काउंट्स कराते रहें और जो डाइट है वो उसके हिसाब से, जो प्रिस्क्राइब किए उसके हिसाब से डाइट देते रहें, तो 72 साल की उम्र में भी कीमोथेरेपी दी जा सकती है। अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी का जिक्र करें अपने उसमें क्वेश्चन में, तो मैं आपको और अच्छे से मैं बता पाता कि इसमें और क्या एडिशनल इलाज हो सकता था या हो सकता है। डॉक्टर, अगर स्किन कैंसर की बात करें, जैसे सामान्य जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है अधिकतर सब लोगों को, पिंपल्स, मुहासे, लाल सफ़ेद दाग, उन प्रॉब्लम्स में और कैंसर में जो स्किन में बदलाव आता है उनमें कैसे फ़र्क करना चाहिए? कैसे मतलब पता चलेगा इस चीज़ का कि वो कैंसर है या वो सामान्य स्किन की कोई प्रॉब्लम है? सामान्य स्किन की प्रॉब्लम में जो स्किन के जो मार्जिन होते हैं वो इवर्टेड नहीं होते। जैसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का जो स्किन कैंसर है उसके मार्जिन इवर्टेड होके वो साइज़ में बढ़ता जाता है। जी। पिंपल्स वगैरह हैं ये लोकलाइज होते हैं, ये एक जगह पे रहते हैं, फैलते भी हैं, तो वो इवर्ट नहीं होते इनके मार्जिन। कैंसर में क्या है, वो बाहर की तरफ उनके मार्जिन, अल्सर बनता है और वो बाहर की तरफ उसके मार्जिन फैल जाते हैं, तो उसको देख के हम लगा लेते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि ये कैंसर है। 100% कन्फर्मेशन के लिए हमको बायोप्सी की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्किन का कैंसर एक बेजल सेल कार्सिनोमा होता है जिसमें बीडेड अपीयरेंस होती है, दाने दाने से बन जाते हैं और वो फैलता नहीं है, लेकिन वो एक ही जगह पे टिश्यू को डैमेज करता रहता है और डीप चला जाता है। तो बायोप्सी से हमको पता चल जाता है कि ये किस तरह का स्किन कैंसर है, और अलग अलग तरह के स्किन कैंसर का अलग अलग उपचार है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या आहार व जीवन शैली कैंसर के जोखिम को कम कर सकती है? एक पाठक ने ये सवाल पूछा है। आहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका स्वस्थ जीवन के लिए अदा करता है। आहार में हम अगर संतुलित आहार, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, खनिज लवण ये सही मात्रा में लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही कार्सिनोजेंस जैसे कई चीज़ें हैं कि हम आजकल ऑर्गेनिक फूड्स का है तो लोग ऑर्गेनिक फूड प्रेफर करते हैं, इस तरह से, और सारी चीज़ें जो है शुद्ध और सही हो तो कैंसर को कम करने में, क्योंकि रोल कार्सिनोजेंस का होता है, पर हम सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि इसको खाने से ये हो गया, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर कैंसर को जन्म देते हैं। तंबाकू और ये खाद्य ऐसी पदार्थ हैं जो रूटीन में लोग सेवन करते हैं, तो इसके सेवन से भी हो जाता है, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने और इससे अल्कोहल के कंजप्शन से, अल्कोहल लेते हैं रूटीन खाने के साथ, लोग डिनर में अल्कोहल लेते हैं, लंबे समय तक अल्कोहल लेने से आहार नली या और दूसरे चीज़ों में इन्फ्लेमेशन होता है, और लंबे समय तक जो भी इन्फ्लेमेशन चलेगा वो उसको मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है। या बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट जिसमें कि आंतों में कॉन्स्टिपेशन होना, और दिनचर्या का ऐसा कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, तो उसमें आंतों के कैंसर के बढ़ने की संभावना होती है। तो खान पान और दिनचर्या का कैंसर में इस तरह से रोल को समझा जा सकता है।
डॉक्टर, क्या ओबेसिटी भी कैंसर को बढ़ावा देती है? आजकल अधिकतर युवाओं में ओबेसिटी की समस्या देखी जाती है, जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इससे क्या कैंसर के खतरे को बढ़ावा मिलता है अगर शरीर में अत्यधिक मोटापा बढ़ रहा है? ओबेसिटी भी कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क तो बढ़ती है ओबेसिटी से। फीमेल्स में भी जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें ओबीज पेशेंट होते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। मेल्स में भी जो ओबीज होते हैं वो इतना मेहनत नहीं कर पाते, बैठे रहते हैं, तो उनमें बैठे रहने की वजह से कोलोन कैंसर या रेक्टल कैंसर इनका रिस्क रहता है। तो ओबेसिटी डायरेक्टली तो नहीं करती, पर इनडायरेक्टली इसका प्रभाव रहता है। कई लोग डॉक्टर ब्लू जोन डाइट भी अपना रहे हैं, ये एक नया शब्द काफ़ी चर्चा में आया है इन दिनों, ब्लू जोन डाइट। अधिकतर ये उस जोन की डाइट है जहाँ पे लोगों की जीने की जो आयु होती है वो सामान्य लोगों से ज़्यादा होती है। क्या होता है इस ब्लू जोन डाइट में? ब्लू जोन डाइट का ये है कि इसमें बहुत हाई प्रोटीन, हाई इसमें न्यूट्रिएंट डाइट जो है उससे इसको वो किया गया है। हमारे यहाँ, हमारे जैसे कंट्री में हाई कार्ब डाइट और इस तरह की चीज़ें लेते हैं, वहाँ हाई प्रोटीन और वो भी स्पेसिफिक प्रोटीन जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ये चीज़ें होती है। तो ये ब्लू जोन डाइट जो है उसको तरह से। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर परिवार में किसी को कैंसर हुआ है तो क्या अन्य सदस्यों को भी इसका खतरा रहता है? एक पाठक ने यह पूछा है। परिवार में कैंसर हुआ है तो दूसरे सदस्यों को जांच इसकी करानी चाहिए। जैसे बच्चों में एक कैंसर होता है रेटिनोब्लास्टोमा, तो उसके भाई बहनों को भी हम इसकी जांच कराने के लिए कहते हैं, सिबलिंग्स में भी होता है। जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर में देखा कि अगर मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो बेटी को रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसको भी सतर्कता रखनी चाहिए। डेफिनेटली ये नहीं कहा जा सकता कि किसी की मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर होगा ही होगा, लेकिन रिस्क जनरल पॉपुलेशन की तुलना में बढ़ जाती है। तो इसका एक ही तरीका है जांच, और जांचें कराएं, और अर्ली डिटेक्शन सबसे बड़ा उपाय है मरीज को ठीक करने का। अर्ली डिटेक्शन से डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है, सटीक इलाज होता है और मरीज स्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर, जैसे आपने अर्ली डिटेक्शन की बात कही है, अधिकतर ऐसा होता है कैंसर की जो गांठ होती है, बहुत बार लोग उसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं, वो उसे इग्नोर करते रहते हैं, और जब कैंसर स्टेज 3 या 4 तक पहुंच जाता है जब उन्हें पता चलता है कि ये गांठ कितनी खतरनाक साबित हो रही है। तो एक सामान्य गांठ में और कैंसर की गांठ में एक क्या ऐसा फ़र्क होता है जो बहुत आसानी से हमें पता चले और उसको हम नज़रअंदाज ना करके ऑब्जर्व कर पाए कि ये कैंसर की गांठ है? देखिए, जैसे महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे कॉमन, मतलब ज़्यादा पाया जाता है महिलाओं में, तो महिलाओं में जो गांठ होती है वो पेनलेस होती है। अब ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिलाओं, आजकल तो पहले बच्चेदानी का कैंसर ज़्यादा होता था, लेकिन आज ब्रेस्ट कैंसर उसको सरपास कर गया है। तो उस गांठ में दर्द नहीं होता, और दर्द नहीं होने की वजह से महिलाएं ध्यान नहीं देती। फिर वो साइज़ में बड़ी होती है तो भी वो इतना कोई खास उसका दिखाने नहीं जाती, और जब वो गांठें इधर उधर फैलने लगती है या स्किन पे आ जाती है, घाव डेवलप हो जाते हैं, तब वो फिर वहाँ उपचार के लिए आती हैं। तब तक वो काफ़ी 3rd या 4th स्टेज में पहुँच चुकी होती है। तो गांठें कोई सी भी हो, गांठों का निदान ज़रूरी है। अब हम बिना गांठों की पूरी जांच कराए ये नहीं बता सकते कि ये कैंसर है या नहीं है। कोई भी गांठ है तो पहले कैंसर को रूल आउट करो, कैंसर नहीं है उसके बाद उसका उपचार हो सकता है। अब जैसे यंग लड़कियां हैं, उनके स्तन में गांठें हो जाती हैं, तो वो गांठें कैंसर की नहीं होती, क्योंकि कैंसर एक पर्टिकुलर एज के बाद उसका इंसिडेंस बढ़ता है। लेकिन फिर भी उस गांठ का हम पैटर्न देखते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं और टेस्ट करते हैं, MRI वगैरह भी किया जाता है कि पैटर्न क्या है, क्या बढ़ रहा है। कई बार एक छोटे से हम एक बायोप्सी, फाइन नीडल बायोप्सी, उससे करके हम जांच करके उसका पता लगा लेते हैं कि भाई वो कैंसर है या नहीं है। और अर्ली स्टेज पे कोई भी चीज़ पता लगती है कैंसर की तो उसका पूरी तरह से उपचार संभव होता है। यानी अर्ली स्टेज पे अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। अगला सवाल है, मेरे पेट में गांठ हुई थी जो कि जांच में कैंसर युक्त पाई गई थी, उसे ऑपरेशन कर निकाल दिया गया। उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी भी हो चुकी है। 2 वर्ष पूर्व मेरा इलाज पूरा हो गया, लेकिन अब मैं फिर से कभी कभी पेट में दर्द महसूस कर रहा हूँ। क्या कैंसर के पुनरावृत्ति हो सकती है? कृपया बताएं। आपके पेट में कैंसर की गांठ थी और उसको निकाल दिया, आपने पूरा कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले लिया और 2 साल से आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट हुआ है। और उसके बाद आपको फॉलोअप जांचें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, फॉलोअप जांचों में ब्लड टेस्ट,
सीरम मार्कर्स, सोनोग्राफी, ज़रूरत पड़े तो CT MRI, इन जांचों से हमें ये पता लगता है कि जिस स्थान से गांठ निकाली थी क्या उसी जगह दोबारा गांठ डेवलप हुई है या उसके आसपास कोई नई गांठ बनी है, तो उसका पता लग जाता है। पेट दर्द एक बहुत सामान्य सिम्टम है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेट में दर्द है तो दोबारा कैंसर की गांठ हो गई हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पेट में दर्द नहीं है तो कैंसर की गांठ डेवलप नहीं हो रही हो। तो इसलिए जांच कराना ज़रूरी होता है। पेशेंट ठीक होने के बाद कई बार घर बैठ जाते हैं और कहते हैं अब इलाज हो गया, अब हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है, डॉक्टर साहब को दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बार बार दिखाने से, बार बार अपनी जांचें कराने से आप आश्वस्त हो जाते हैं कि अभी तक ये दोबारा नहीं आई। कैंसर के इलाज में अनिश्चितता रहती है। हम 100% किसी भी रोगी को ये नहीं कह सकते कि आपको ये बीमारी दोबारा नहीं आएगी। तो हम यही सलाह देते हैं कि एक बार आपका इलाज हो गया, आप स्वस्थ हो, अब आप बार बार जांच कराओ। जैसे आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं उस समय जांच कराओ, और जांच के बाद फिर हम ये बता सकते हैं कि भाई आज क्या स्थिति है। बहुत लंबे लंबे सर्वाइवर हमारे पास आते हैं जो 10, 15, 20 सालों से पहले जिन्होंने इलाज लिया है, साल में एक बार फिर भी आते हैं। 10-15 साल ठीक रहने के बाद भी वो आते हैं कि हमारी जांच करा दो। तो जांच से पता चलता है चीज़ों का। यानी कैंसर ठीक होने के बाद भी नियमित तौर से आपको जांच करवानी चाहिए। अगर कोई छोटा भी लक्षण दिखे तो उसे नज़रअंदाज ना करें और फौरन जांच कराएं। डॉक्टर, बात की जाए कैंसर के ट्रीटमेंट की थेरेपीज़ की, तो जैसे कीमोथेरेपीज़ है, रेडिएशन है, ये तो सबको पता ही है, लेकिन इन दिनों जीन थेरेपी, कूलिंग थेरेपी, इनको लेके भी काफ़ी कार्य हो रहा है। तो क्या जीन थेरेपी का भविष्य भारत में बहुत अच्छा हो सकता है, जिस तरीके से ये अत्याधुनिक तकनीक लोगों को पसंद आ रही है? बिल्कुल, जीन थेरेपी पे कार्य हो रहा है, और क्योंकि कैंसर के इलाज में आज भी हम 100 में से 100 मरीजों को ठीक नहीं कर पाए हैं। जी। पहले की तुलना में बहुत आशानुकूल हम सफलता प्राप्त की है, लेकिन 100 में से 100 रोगियों को नहीं ठीक कर पाए। तो कई डायमेंशंस में इसका शोध जारी है। जीन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपीज़ का यूज़ है, वैक्सीन्स के लिए चर्चा में है, वैक्सीन कैंसर की वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। तो ये बहुत लेवल पे है, लेकिन अभी एज़ पर गाइडलाइन जो स्टैंडर्ड थेरेपी हैं वो रेडियोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, और यही उपचार अभी ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। डॉक्टर, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिसमें ये बात देखी जा रही है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैंसर के काफ़ी ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। बात की जाए सर्वाइकल कैंसर की, तो जिन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, क्या उन्हें कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है या उनकी प्रेगनेंसी भी खतरे में आ सकती है अगर वो इस कैंसर से पीड़ित है? तो नहीं, सर्वाइकल कैंसर तो महिलाओं को ही होता है जी। क्योंकि और पहले तो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्त्रियों में सर्वाइकल कैंसर ही होता था, लेकिन कुछ जीवन में सुधार और उसके कारण अब सर्वाइकल कैंसर की दर ब्रेस्ट कैंसर से कम हो गई है। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे है और सर्वाइकल नंबर 2 पे है। तो सर्वाइकल कैंसर जनरली उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अर्ली मैरिज, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ज़्यादा हो, और भी कई दूसरे, पर्सनल हाइजीन का है, और भी बिहेवियर के, सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, उस पर कई फैक्टर्स हैं। तो अगर अर्ली डिटेक्शन है तो अर्ली डिटेक्शन से हम बहुत अर्ली सर्जरी करके उसको मतलब निकाल सकते हैं और प्रेगनेंसी में समस्या नहीं आती। लेकिन अगर स्टेज 2nd, 3rd वो है तो उसमें फिर उनको दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम रेडियोथेरेपी देंगे तो रेडियोथेरेपी से प्रजनन क्षमता उसकी ख़त्म हो जाएगी, और अगर हम मतलब सर्जरी करेंगे तो पूरा ऑर्गन पूरा निकलेगा, यूट्रस पूरा निकलेगा। तो ये तो है। तो अर्ली, इसीलिए कैंसर में, सर्विक्स कैंसर में स्क्रीनिंग का बहुत ज़बरदस्त रोल है। पैप स्मीयर तुरंत जांच कराएं। अगर सफ़ेद पानी लंबे समय से आ रहा है तो जांच कराएं। उसकी जांच कराने से हम अर्ली लेवल पे ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये यानी महिलाओं को अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी टिप्स आप अपने रोज़मर्रा के दिनचर्या में अपनाएंगी तो आप सर्वाइकल कैंसर से पूरी तरीके से बच सकती है। डॉक्टर, अगर बच्चों के कैंसर की बात की जाए तो पिछले 5-10 वर्षों में बच्चों में कई नए तरीके के कैंसर्स देखे जाते हैं जो पहले केवल बड़ों में होते थे। तो क्या कारण है कि छोटे बच्चे भी ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं, वो भी इतनी कम उम्र से? नहीं, छोटे बच्चों में चाइल्डहुड कैंसर का अलग ही हमारा एक वो है, जिसमें बच्चों को किडनी ट्यूमर्स हैं, रेटिनोब्लास्टोमा है, ल्यूकेमिया के काफ़ी केसेस हैं, ब्लड कैंसर के, एक्यूट ल्यूकेमिया बच्चों में, एक्यूट ALL जो मोस्ट कॉमन जो है
उसके अलावा न्यूरोब्लास्टोमा, रैब्डोमायोसार्कोमा, ये कैंसर हैं। ये ऐसा नहीं है, लेकिन अब हमें देखने को इसलिए मिले हैं कि हमारे देश में सुविधाएं अच्छी हो गई हैं डायग्नोसिस की जी। तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं, फिजिशियन हैं, पीडियाट्रिक मेडिसिन, तो वो लोग फटाफट जांच करा के ये पता कर देते हैं कि भाई इनको कैंसर है। पहले ये सुविधाएं इतनी छोटे सेंटरों पे भी उपलब्ध, बड़े सेंटरों पे उपलब्ध नहीं थी। अब ये छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी पीबीएफ है, ब्लड जांचें हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सोनोग्राफी हैं, इवन सीटी स्कैन मशीनें डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों से वो पता लग जाता है, तो तब फिर हमारे पास पेशेंट आने लगे हैं वो, वरना तो वो पहुँचते नहीं थे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक। डॉक्टर, जो पेट का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, इसमें वज़न तेज़ी से घटना इनके आम लक्षणों में शामिल है। और बात की जाए वज़न घटने की, बढ़ने की, तो अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वेट बढ़ता है, कम होता है। तो कैंसर के दौरान अगर किसी को कैंसर है तो क्या ऐसा लक्षण होगा कि वो सामान्य वेट लॉस से अलग दिखाई देगा, वो वाला जब वज़न घट रहा है कैंसर के कारण? देखिए, कैंसर का वज़न किन कारणों से घटता है इसकी अगर अपन देखें तो अगर इंटेक कम है, डाइट का इंटेक कम है, जैसे भोजन की नली का कैंसर, गले का कैंसर, उसमें पेशेंट की डाइट कम होती जाती है। भोजन की नली में कैंसर में मरीज को रोटी खाने में दिक्कत होती है, वो दलिया खाने लग जाता है, वो पतली चीज़ खाने लग जाता है, दूध पीने लग जाएगा, तो उसका वजन कम होगा। ऐसे ही आंतों का कैंसर होगा, पेशेंट के पेट में दर्द रहेगा। अगर आंतों का कैंसर लिवर को इन्वॉल्व कर लेगा तो लिवर इन्वॉल्वमेंट के कारण भी एपेटाइट कम हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो इससे क्या है कि पेशेंट को भूख लगेगी भी नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं होगी, और कांस्टेंट एक उसको स्ट्रेस रहेगा कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, वेट गिरता जाएगा, इनटेक रहेगा नहीं। तो इस तरह से कैंसर में वेट कम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपके टिप्स से हमारे दर्शकों को काफ़ी मदद मिलेगी। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।